हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमने लेक्चर 1 में देखा था अभी तक अमीनो एसिड के बारे में, लिपिड के बारे में देख लिया, अमीनो एसिड के बारे में देख लिया, डिफरेंस देखा था और ज्विटरायन के बारे में देख लिया था। लिपिड में हमने क्या क्या देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड में हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। डीएनए के जो बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, वो कौन कौन से होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कौन सी शुगर यूज होती है, आरएनए में कौन सी शुगर होगी और डीएनए में कौन सी शुगर होगी, उसकी डिटेल अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे। कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, थाइमिन की जगह पे रिप्लेस किया जाता है इसको। ये 4 हमारे नाइट्रोजनस बेस होंगे जो कॉमन है। अब हम इनके बारे में ये देखेंगे कि शुगर कौन सी होगी, डीएनए में हमारे पास कौन सी शुगर होगी और आरएनए में हमारे पास कौन सी शुगर होगी। डीएनए में हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। और आरएनए के अंदर हमारे पास राइबोज शुगर होगी। ये डीऑक्सी और राइबोज का ये जो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, डीऑक्सी का मतलब होता है कि एक OH ग्रुप कम होगा डीएनए के अंदर। और किस कार्बन पे होता है ये होता है जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उसके ऊपर एक OH ग्रुप कम मिलेगा हमें राइबोज शुगर के अंदर, तभी हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप और उसके साथ शुगर, और शुगर के साथ हमारे पास होता है नाइट्रोजनस बेस। हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होंगे, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। यदि इसी में हम फॉस्फेट को हटा दें, फॉस्फेट को हम हटा दें यदि, तो ये क्या बन जाएगा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाएंगे, फिर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना देंगे। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए में शुगर की स्ट्रक्चर कैसी होगी। अभी तक हमने देख लिया कि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए में और 4 ही होते हैं आरएनए में। बस फर्क कहाँ पे होता है, फर्क होता है यूरेसिल के अंदर। आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा जबकि डीएनए के अंदर थाइमिन होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि when found attached to a sugar they are called nucleoside। जहां पे न्यूक्लियोसाइड की बात आएगी तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की बात आती है तो फॉस्फेट प्लस शुगर और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस होगा। ये तीनों हो गए तब जाके ये होगा न्यूक्लियोटाइड। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर रहेगी शुगर की। यहाँ पे जो शुगर की स्ट्रक्चर है ये दी गई है, एक ग्लूकोज ली गई हमने। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होगा। लेकिन राइबोज शुगर के अंदर हमारे पास कार्बन की संख्या 6 से घट के 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ग्लाइसिन में न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन और ये सीरीन, ये कौन से हमारे पास, ये है हमारे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। उसके बाद है फोस्फोलिपिड। लिपिड के बारे हमने देखा था
कि एक ग्लिसरॉल की चेन होगी और उसके साथ फैटी एसिड जुड़े होंगे, और यदि फॉस्फोलिपिड की बात होगी तो एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। ठीक है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड में क्या होगा, हमारे साथ पास जो भी है फैटी एसिड जुड़े होंगे, तीनों के तीनों कार्बन के पास, जो ग्लिसरॉल का बेस होता है। ग्लिसरॉल के बेस के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं और उसको बोलते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। यदि 2 जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे हम डाइग्लिसराइड, और यदि एक ही फैटी एसिड जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोग्लिसराइड। ठीक है। ये हमारा शुगर का, ये हमारे अमाइनो एसिड जो हमने देखे थे, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरिन। जो आर ग्रुप होता है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है, कैसे इसकी पीएच वैल्यू चेंज होती है। ग्लाइसिन सबसे छोटा और सबसे कॉमन अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन में एक सिंगल हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एलानिन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा और इसके अंदर जुड़ा होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, और ये होता है सीरिन। ये हमारे अमाइनो एसिड के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारे फैटी एसिड, जो पाल्मिटिक एसिड है। फैटी एसिड कैसे होते हैं, लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, और लॉन्ग चेन में क्या होता है, सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, 2 टाइप के हमारे पास कौन से थे, लिपिड थे। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ा था, फैटी एसिड। इसमें हमने देखा था फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता है स्फिंगोलिपिड। ये 2 टाइप्स के लिपिड है, फॉस्फो और स्फिंगो। इनके बारे में हम आगे डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे फिर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये है फैट एंड ऑयल यानी कि लिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन के बारे में बताता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रिकर्सर किसका है, जो हमारे हार्मोन है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हार्मोन, उनका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से हम क्या क्या बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल किसका है हमारा प्रिकर्सर, हम हिस्से एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब चीजें हम किससे बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल से बनाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए बॉडी खुद हेल्प करती है। इसको आउटर लेने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से नहीं ले सकते, इसको कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है कोलेस्ट्रॉल को। तभी तो ये ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं ना, जो आउटसाइड से कोलेस्ट्रॉल लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। तभी तो कोलेस्ट्रॉल कम और कम लेना चाहिए। फूड के साथ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लोगे तो क्या करेगा, वो वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। तो ये अपने आप बॉडी प्रिपेयर कर लेती है, ये नॉन एसेंशियल है, इसकी जरूरत नहीं होती बॉडी को एक्सटर्नल लेने की। और ये प्रिकर्सर किस किस का है, ये हमारे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हार्मोन, रिप्रोडक्शन हार्मोन, ये हमारे हार्मोन है। उसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेस लिए गए हैं, जैसे एडेनिन। एडेनिन को एडिनो साइन के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद एडिनाइलिक एसिड बना दिया गया। एडिशन क्या करवाए गए हैं कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये शुगर जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ दिया, ये क्या बन गया, एडिनाइल साइक्लिक एसिड बोलते। उसके बाद एडेनिन प्यूरिन। ये एडेनिन क्या है
प्यूरिन। और उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन और पिरामिडिन दो टाइप से हमारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं या न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, ये कैसे डिवाइड करते हैं। प्यूरिन में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए एंड जी, और पिरामिडिन में कौन से होते हैं, टी एंड सी। टी क्या होता है, थाइमिन, सी क्या होता है, साइटोसिन, ए क्या होता है, एडेनिन, और जी क्या होगा, गुआनिन। ये हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे। उसके बाद आरएनए के अंदर थाइमिन को रिप्लेस करने के बाद यूरेसिल हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। और एक होता है शुगर का डिफरेंस। शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अभी तक हमने नाइट्रोजनस बेस देखा, एक यूरेसिल देख लिया, एडेनिन देख लिया। एडेनिन के अंदर कैसे होता है, यदि हम इसके कार्बन की कार्बन देखें इसके अंदर कितने हैं, तो कार्बन मान लो यहां से हम स्टार्ट करें लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 साइट होती है इसके पास। ये कौन सा होगा हमारे पास, ये है एडेनिन। और एडेनिन किसके अंदर आता है, एडेनिन आता है प्यूरिन के अंदर। 9 साइट है, तो एडेनिन प्यूरिन के अंदर आता है, तो ए के साथ दूसरा प्यूरिन में कौन आएगा, ए के साथ आएगा जी, गुआनिन। गुआनिन और एडेनिन की स्ट्रक्चर सेम होती है, जबकि यूरेसिल यानी कि पिरामिडिन है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिर्फ एक बेंजीन टाइप में रिंग मिलेगी हमें। हालांकि ये बेंजीन नहीं होती, लेकिन ये बेंजीन टाइप में होती है। इसके सेकंड कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होगा और एक होगा हमारे पास इसका फोर्थ कार्बन, उसके पास भी क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा। और हमारे पास स्टार्टिंग कहां से होती है, यहाँ NH से होती है। यहां से एक नंबरिंग देंगे, 2 3 4 5 और 6, ऐसे नंबरिंग देते चलेंगे। तो इसके सेकंड और फोर्थ पे जैसे कि हम लिखते हैं कि 2 4 ऑक्सीजन अटैच होती है, वैसे ही एडेनिन की बात करें तो एडेनिन के किस कार्बन के ऊपर अमोनिया ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 और 4, मतलब इसके फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चारों के चारों बेस में अलग अलग होते हैं, किसी में सिर्फ अमोनिया हो सकता है या अमोनिया के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। अब बात करें यदि हम इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड हमने देख लिया था। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, विदाउट एनी फॉस्फेट, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। मतलब इसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। यदि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो इसके पास क्या होगा, फिर बेस होगा और शुगर होगी, बेस होगा और शुगर होगी। और ये कौन सा होगा, ये 1 नंबर का कार्बन, 2 3 4 और ये 5। तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, मतलब ये कौन सा रहेगा फिर, RNA, क्योंकि डीएनए के अंदर ये सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप नहीं होगा, डीएनए में OH ग्रुप नहीं होगा सेकंड कार्बन के ऊपर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, तभी हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलेंगे। जैसे हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में बेस जुड़ा हुआ है, शुगर है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो 5th कार्बन है हमारा, इसके साथ ये फॉस्फेट अटैच होता है। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, फोस्फो
एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से ये जुड़े होंगे। इस कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? मेटाबोलाइट्स का मतलब कि मेटाबॉलिज्म, और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि शुरुआत में जो सबसे पहले डिफेंस करेंगे चीजें। प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से होंगे? जो बाद में काम करेंगे। प्राइमरी में क्या होता है अभी हम देखेंगे। The most exciting aspect of chemistry deal with the isolating thousands of compound। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग के लिए जिक्र है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। कैसे कैसे होंगे? यदि हम बात करें यहां से, इफ वन where to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compound। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके अंदर जुड़े होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारे होंगे। जैसे रीजन दिया गया कि गिवन द सेक्शन 9.10, हमारे पास ये सेक्शन दिया गया है 9.3, आगे चल के हम देखेंगे 9.10। बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं। इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। However, when one analysis plant, fungal and microbial cell, जैसे कि प्लांट के अंदर फंगल, माइक्रोबियल सेल्स और ये सब एनालाइज किए जाते हैं, वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे एल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, और हमारे पास कौन से होंगे? एल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम, स्पाइसेस। दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होंगे हमारे पास। प्राइमरी कौन से होंगे? जो एसेंशियल होंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी में जो एसेंशियल चीजें है, जैसे शुगर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गए, कुछ हार्मोन हो गए, विटामिन हो गए, ये सारे क्या होंगे? हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मतलब ये एसेंशियल चीजें है, डेली टू डेली चलेंगी, और ये किस में हेल्प करेंगी? ये बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं या जितनी भी रिएक्शन होनी है उन सब में ये पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे? डिफेंस करेंगे। यदि प्लांट का जिक्र है तो क्या करेंगे? उसको डिफेंस करेंगे। और डिफेंस का मतलब है कि उसको प्रोटेक्ट किससे करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे उसको बैक्टीरिया, फंगल या कोई एनिमल है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं कि उसको कोई जो एनिमल है वो हानि ना पहुंचा सके, उसको हानि ना पहुंचाए, इसके लिए वो क्या करेंगे? वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं अपने आप से। उसकी बार्क के ऊपर, ये उसके लीफ के अंदर या फ्लावर के अंदर, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिससे कोई भी एनिमल से उससे खतरा नहीं होगा। तो उसके अंदर कौन कौन से हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे? जैसे कि फ्लेवेनॉइड है, एल्कलॉइड है, रबड़ है, एसेंशियल ऑयल है, कुछ एंटीबायोटिक्स बनती है। ये हमारे किस में आएंगे? सारे के सारे ये आएंगे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। colored pigment, scents, gums, spices, these are called secondary metabolites. When primary metabolites have identifiable
function and play known role in the normal physiological process. We do not at all the moment. मतलब कि क्या करेंगे, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से जो आइडेंटिबल है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने में। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें इस टेबल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, तो पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट में क्या होगा, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन्स एक्सेट्रा। पिगमेंट्स कौन से होंगे, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड कहाँ पे होंगे, कैरोटिनॉइड होते हैं क्लोरोफिल लीफ के अंदर ज्यादातर। एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडिन। एल्कलॉइड कौन से होंगे, मॉर्फिन और कोडिन। ट्रपिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जितने भी है ट्रपिनॉइड्स ये मोनोटर्पिन, डाई, ट्राई जितने भी होंगे आगे। एसेंशियल ऑयल्स कौन से होते हैं हमारे पास, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल कौन सा हमारे पास, एसेंशियल ऑयल है। उसके बाद है टॉक्सिन्स, एब्रिन और रेसिन। यही टॉक्सिन होते हैं जो प्लांट रिलीज करता है अपने डिफेंस के लिए, अपना डिफेंस करेगा। और डिफेंस किससे करेगा, वो किसी भी एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फंजाई से। ठीक है, उसके बाद है लैक्टिन्स। लैक्टिन्स कौन से होते हैं, कनकेनवा, वेलिन ए। ड्रग्स, ड्रग्स कौन सी होती है, विनब्लास्टिन, सर्क्यूमिन एक्सेट्रा। और ये विनब्लास्टिन कहाँ पे यूज भी होती है, विनब्लास्टिन कहाँ पे होती है, ये कैंसर के अंदर भी यूज की जाती है। विनब्लास्टिन, क्रिस्टिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, कैंसर के अंदर यूज होती हैं। और एक होती है टैक्सोल। टैक्सोल भी हमारी कहाँ पे यूज होगी, टैक्सोल भी हमारी कैंसर के अंदर यूज होती है। एंटी कैंसरस ड्रग बनाते हैं इनसे हम। उसके बाद है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक में रबर्स, गम, सेलुलोज। ये रबर्स, गम्स, सेलुलोज, कई बार क्या देखते हैं हम, प्लांट के ऊपर क्या देखने को मिलता है, एक गोंद टाइप सा गम वो बाहर निकल के आता है। वो क्या करता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब कि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और रबड़ का प्लांट्स देखते हैं कि रबड़ में क्या होता है, एक व्हाइट व्हाइट सा पिगमेंट होता है। जब रबड़ के पौधे में कट लगाया जाता है तो वहां से व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड निकलता है, और उसी से वही क्या होता है, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ये हमारे पास there are one feature common of all compound found in the acid soluble pool. Acid soluble pool, they have molecule weight ranging from 18 to around 1800 Dalton। 18 to 1800 डाल्टन का इसका वेट रहेगा। ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड ये कौन से होते हैं, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। लिपिड कैसा होता है, लिपिड क्या करेगा, लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, These classes of compounds with the exception of lipid। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि लिपिड क्या होगा, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, जबकि ये सारे के सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। Their molecule weight in the range of 10,000 डाल्टन। 10,000 के आसपास इसका वेट रहेगा। ठीक है, For this very reason biomolecule chemical compounds found in living organism are of two types। One of those which are macromolecule या molecule weight less, कम वेट है, then 1000 डाल्टन, 1000 से कम जिसका वेट है, और 1000 से ज्यादा वेट है। बायो मैक्रो की बात करें हैं तो बायो मैक्रो का मतलब होता है कि मैक्रो वर्ड जो होता है वो होता है
ज्यादा के लिए, जो हायर होता है, हायर के लिए हम यूज करते हैं। माइक्रो जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है? स्मॉल के लिए। ये हायर के लिए होगा मैक्रो, और ये होगा स्मॉल के लिए। ठीक है। द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, मतलब लिपिड को इनको एक्सेप्शन मान के चले हैं कि वो इनसॉल्युबल है। किसके अंदर इनसॉल्युबल है? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। Then why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 Dalton? Why lipid whose molecular weight do not exceed 800 से ज्यादा डाल्टन क्यों नहीं कर सकता वो? कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की, अंडर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन। ठीक है। लिपिड आर इंसिस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल वेट या स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड का क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है। कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच एज बट आल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। कहां पे यूज होता है वो? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा या कोई और दूसरी मेम्ब्रेन में यूज होता है। आपने देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होगा। और फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने पीछे देख लिया है कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं। द मेम्ब्रेन ब्रोकन इनटू पीस, यदि सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीस, मतलब सेल मेम्ब्रेन को हमने टुकड़ों में तोड़ लिया, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको टुकड़ों में तोड़ लिया, तो इसका वेट तो ऑब्वियसली बात है कि कम ही होगा। एंड फॉर्म द वेसिकल विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, ये कैसे होंगे? वाटर के सोल्यूबल नहीं होंगे। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द acid insoluble pool and hence the macromolecule fraction. Lipid are not strictly macromolecule, कि लिपिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition or macromolecules from the cytoplasm and organelle between become the acid insoluble fraction, मतलब कि लिपिड को छोड़ के जितने भी शुगर है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, वो सारे के सारे क्या है? वो वाटर के सोल्यूबल हैं। ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट दिया है हमारे पास, ये कंपोनेंट दे दिया और ये परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास दे दिया। अब वाटर का मास 70 to 90 होता है, प्रोटीन का सेलुलर मास 10 to 15 होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7 और आयन क्या होंगे? 1% ही होंगे सेलुलर मास के अंदर। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर होगा, उसके बाद प्रोटीन होगी और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होंगे। न्यूक्लिक एसिड का वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, वही चारों आएंगे। लिपिड्स 2% होंगे और जो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है। आयंस की बहुत ही कम होती है इसके अंदर अमाउंट, आयंस बहुत कम है, मतलब 1% ही होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, मोनो, डाई, ऐसे सैकेराइड्स होंगे, वो कितने परसेंट होंगे? वो 3% ही होंगे। प्रोटीन किससे मिलके बनती है? प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से मिलके, और वो कितनी होगी इसके अंदर? 10 to 15 के आसपास होगी, सेल्यूलर मास होगा टोटल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे। ओके, थैंक यू। एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।